हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीबियो। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ हमने बेसिक प्रिंसिपल और लॉज के बारे में हमने स्टडी किया था। साथ के साथ हमने ये भी समझा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता करना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्टीमेटली डिपेंड करता है किस पर है, ये भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर स्टडी किया और लास्ट टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी को अभी भी अनक्लियर है तो लास्ट वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखें। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब भी कोई लाइट रे मतलब किसी भी ग्लास स्लैब से पास होगी तो उसके अंदर किस तरीके की बेंडिंग होती है और लाइट कैसे कैसे चलकर जाती है, रिफ्रैक्शन होता है तो कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी के अंदर ये एक हॉट पॉइंट पर लिखा हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जब आप हायर क्लासेस की बात करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूँगा। देखिए डिटेल में क्यों लेके चलूँगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए इसके ऊपर, देखिए आपको पता है कि 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी था जिसमें आपने 2 पिन लगाई होंगी और 2 पिन लगाकर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से दूसरी साइड से देखा होगा और आपके टीचर ने बोला होगा कि दोनों की सेम लाइन मिलाने की कोशिश करिए। तो वो सब चीज़ें हैं। तो पहले हमें इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से कि लेट्स मेक अ रे डायग्राम, कि यहाँ पर एक रे डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज ग्लास स्लैब। ठीक है, ये एक मान लीजिए कि ग्लास स्लैब है। ओके, सो लेट्स से दिस इज द ग्लास स्लैब। इसको हम नाम देते हैं, दिस इज योर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब हो गया। और मान लेते हैं कि ऊपर एयर है, बाहर हम एयर मान लेते हैं जिसको हम रेयर मीडियम कह सकते हैं। लेट्स से दिस इज रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से अभी हाल फिलहाल μ1 है। वहीं पर अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान के चल रहे हैं कि लेट्स से μg है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, और इसको μ1 ना लेकर इसको एयर ही लिख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एयर। ठीक है, तो और अच्छी तरीके से याद रहेगा, ए फॉर एयर। एंड इट्स अ डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली बात है, ग्लास स्लैब इज अ डेंसर मीडियम, ये एक डेंसर मीडियम को शो करेगा। ओके, तो देखिए आप किस तरीके से लाइट रे इसके अंदर ट्रेवल करेगी। तो लाइट रे ट्रेवल किस तरीके से करेगी, तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका नाम दे देते हैं लेट्स से ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी एंड लेट्स से दिस इज डी। ओके, तो रे ऑफ लाइट अगर हम यहाँ पर देखें कि लाइट रे किस तरीके से इंसिडेंट करेगा, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई भी एक लाइट रे है जो इस तरीके से आती है। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर लाइट रे। ठीक है, तो ए सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है। नाउ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आप देख सकते हैं कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये रे, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो मेक अ नॉर्मल हियर एंड यू नो वेरी वेल व्हेन एवर द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगा। तो आप इसको नॉर्मल की तरफ इसको बेंड कर दीजिए, विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। लेट्स से इसको हम I1 मान लेते हैं। सिमिलरली दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है तो इसको हम यहां पर मान लीजिए R1 मान लेते हैं। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके यहां पर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ओके,
इसके बाद अगर आप देखें तो फिर से लाइट जो है अब दोबारा से रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि लाइट दोबारा से मीडियम चेंज कर रही है। मैंने आपको देखो पहले ही बताया था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में बेंडिंग होती है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि रिफ्लेक्शन के अंदर जब बेंडिंग होती है तो बेंडिंग सेम मीडियम के अंदर होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर मीडियम का चेंज होता है। तो यहाँ पर फिर से मीडियम का चेंज हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से किसकी तरफ, अगेन बाहर क्या था, एयर, ठीक है, तो दोबारा से एयर आ गया यहाँ पर बाहर, तो इसका मतलब रेयर मीडियम की तरफ ये फिर से बाहर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो वी विल ड्रॉ नॉर्मल हियर, अगेन वी विल ड्रॉ नॉर्मल हियर। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेट से दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, और ये इंसिडेंट एंगल को मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, लेट से दिस इज I2, ये I2 हो गया। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए थोड़ा अज्यूम करके देखिए कि लेट से इसको नाम देते हुए चलते हैं कि इसको K नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको L नाम दे देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं। तो मैं एल एम रे की अगर बात करता हूँ तो एल एम रे अब ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगा, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द केल, ठीक है। हमें इसको अगेन नॉर्मल से दूर तो लेके जाना है, लेकिन इस तरीके से लेके जाना है दैट इट शुड बी पैरेलल टू द केल। अब केएल जो है अगर देखा जाए, अगर ये स्लैब नहीं होता, मान लीजिए ABCD इसके रास्ते में नहीं आता, केएल के रास्ते में, तो ये ऐसे नहीं जाता सीधे, क्या ये सीधे नहीं चला जाता, ठीक है। लेकिन ये सीधे नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब आ गया, तो इसने क्या करा, बेंडिंग कर दी। तो बेंडिंग होने के बाद जब ये फाइनली बाहर निकल कर आएगा तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी इस तरीके से दैट इट शुड बी पैरेलल टू KL, ये KL के पैरेलल जाना चाहिए, विल गो लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज नोन एज E, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। और ये जो रे निकल कर आ रही है बाहर, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और यहां पर ये जो E लिखा है मैंने, ठीक है, तो E यहां पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा हमारे पास, यू कैन राइट दैट E इज नथिंग एल्स इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि KL जो है वो पैरेलल होगा किसके, MN के। लेट्स से दिस इज MN, इसको N लिख देते हैं यहां पर, तो ये हो गया MN, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी कभी अगर आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का केस कर रहे हैं तो ये रे डायग्राम आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का रे डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक्चुअल में KL थी, लेकिन इसका पाथ MN हो गया, तो इसने अपने पाथ को कुछ डिस्प्लेस किया है। आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाए तो उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दिस इज इंसिडेंट रे, KL इज इंसिडेंट रे, LM इज रिफ्रैक्टेड रे, और MN जो है उसको इमर्जेंट रे भी कहते हैं। आप इसे रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे तो ये है ही है, लेकिन इसका जो और भी बेटर आंसर है या बेटर वे जो हम लिख सकते हैं वो है इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से इसके रे डायग्राम हम यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। अच्छा, साथ के साथ यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है, लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
स्नेल्स लॉ, और मैं स्नेल्स लॉ कब लगा रहा हूं? व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेट्स से रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर कब जा रहा था? जब एयर से हम ग्लास के अंदर आ रहे थे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर मुझे लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब होता है कि ग्लास ऊपर नीचे एयर, तो साइन आई ओवर साइन आर, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब बात यह होती है कि भाई ऊपर आई लिखा जाए या नीचे आर लिखा जाए। तो मैंने इसका एक तरीका बताया था, मैंने आपको यह तरीका बताया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे ग्लास का है, जैसे यहाँ पे ग्लास आ रहा है सामने, तो एंगल उसका ऑपोजिट वाला आएगा, यानी कि साइन I1 आएगा ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर एयर है तो एयर का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? R1, तो आई विल राइट साइन R1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए डेंसर से रेयर मीडियम लाइट ट्रेवल कर रहा है, यानी कि LM से आप MN की तरफ जा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर मुझे लिखना है उल्टा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? तो क्या लिखना चाहिए मुझे? तो मुझे लिखना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। उसके हिसाब से देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर यहां पर था, एयर का ऑपोजिट एंगल है I2, तो आई विल राइट साइन I2 ओवर साइन E। ठीक है, कुछ ऐसे लिखना चाहिए मेरे को। अब देखिए ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम क्या यहां पर करेंगे? मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास is equals to, I will write sin I1 over sin R1 multiply by sin I2 over sin sin E लिख देंगे हम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई KL जो है वो MN के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी बात ट्रू है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर भी होगा। भाई KL अगर पैरेलल है MN के तो I1 E के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर I1 E के बराबर है तो क्या मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि हम यहां पे लिख सकते हैं कि I1 जो है वो E के बराबर होगा। ठीक है, और साथ के साथ अगर हम देखें तो I2 और यहां पर R1 भी कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि I2 R1 इसलिए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दो नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है। दिस इज योर ट्रांसवर्सल, LM जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स दे आर इक्वल। तो इसी वजह से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि I2 जो है वो इक्वल है किसके? R1 के, बाई ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, ऑल्टरनेट एंगल्स। सब कैंसिल हो गया। जब सब कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऐसा होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। यहां से हमारा देखो एक फॉर्मूला बन के आ गया जो अब तक हम रटते हुए आ रहे थे। आज मैंने आपको सिखा दिया कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। ऑल्दो डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10th क्लास, बट स्टिल कैसे आया है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर।
तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा टॉपिक कवर होता है किसके अंदर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूं कि मान लीजिए कि यहां पर जो रे ऑफ लाइट है KL, इसको मैं अगर वाइट लाइट से रिप्लेस कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन, कि यहां से जब वाइट लाइट में अगर इंसिडेंट करता हूं इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो जो इमर्जेंट रे होगी वो कैसी होगी। तो इमर्जेंट रे कैसी होगी, क्या वो वाइट लाइट ही होगी, या वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, या कोई और कलर आपको नजर आएगा, क्या होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि जब यहां से रे आएगी तो वो स्प्लिट हो जाएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन इनटू 7 कलर्स। बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और सब कलर अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब वो सब एंगल रिफ्रैक्ट करेंगे एक साथ अलग अलग एंगल पर, तो दोबारा से वो एक साथ मिल भी जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी कलर, अगर यहां आपने मान लीजिए लेट से अगर आपने यहां पर वाइट लाइट अज्यूम कर रहे हैं कि वाइट लाइट इंसिडेंट किया है, तो यहां भी आपको क्या मिलेगा, इमर्जेंट रे भी वाइट लाइट ही होगा। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको फंडामेंटल सिखा दिया है। तो जो इंसिडेंट रे होगा वही सेम इमर्जेंट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंस का शुरू करेंगे कि लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके रूल्स क्या हैं। ठीक है, रे डायग्राम कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जम के मेहनत करते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करिए, सो दैट सबको इस चीज़ का बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।